हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, सब कुछ आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं और हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और अगले लेक्चर में हम कोलरॉश लॉ को पढ़ेंगे जो कि मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पूरा डिटेल में। तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं कि भैया आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन देयर मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। नहीं आया समझ में, मैं बताता हूँ बच्चों। इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वो तभी करते हैं जब वो मोल्टन स्टेट में हो। मोल्टन का मतलब पिघली हुई स्टेट में हो या फिर उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाए। याद रखिएगा, इनके सॉलिड स्टेट में ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जैसे NaCl, आप बता सकते हैं NaCl क्या होता है। तो NaCl जो होता है वो एक कॉमन सॉल्ट होता है जिसे हम खाते हैं सब्जियों में। आपने देखा होगा खाने में हम NaCl का यूज़ करते हैं। तो NaCl क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो जवाब है हाँ, करता है उसके मोल्टन या फिर एक्वस सॉल्यूशन में। पर याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अभी क्यों करते हैं ये सब कुछ तो आज पढ़ने वाले। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, वहां से शुरू करते हैं। दोज सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर यहाँ पे सब्सटेंसेस आ जाना चाहिए, इन देयर मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है। क्या बात की गई है कि ये इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करते हैं जब ये कौन सी स्टेट में हो, मोल्टन स्टेट में हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन में हो। यहाँ पे ये अंडरलाइन वाली बात है। तो इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गए। अब इनके एग्जाम्पल लिखते हैं। तो एग्जाम्पल जो है वो होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जैसे NaCl का कभी हम एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो आप बता सकते हैं NaCl आयंस में टूट जाएगा। सर कौन से आयंस में, तो आपको पता है NaCl टूट जाएगा किस में, आयंस में। आयंस कौन से होंगे, Na+ और Cl-। वैसे ही कभी हम बात करें किसकी, H2SO4 की, तो H2SO4 भी आयंस में टूट जाएगा। सर किस में, H+ और SO4 2 नेगेटिव में, हाँ है ना। तो इन्हीं आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों हुई। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस की वजह से होती है। यहाँ पे पॉइंट लिख दूंगा मैं। और बहुत सारे होते हैं सर, कौन से, H2CO3, ये भी आयंस में टूट जाएगा। और बताएं सर HNO3, हाँ सर ये भी है, हम जानते हैं। और सर और जो हो जाएगा NaOH हो जाएगा, KCl हो जाएगा, KCl होगा, CH3COOH होगा, KOH होगा एंड एटसेट्रा वर्ड लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सारे होंगे। सर कौन से होंगे, तो वो हर सब्सटेंस जो होंगे वो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसकी वजह से होती है, ड्यू टू आयंस। तो हम यहाँ पर एक नोट डाल देते हैं। नोट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इन electrolytes due to movement of ion, या due to ion भी लिख सकते हैं, due to movement of ions। तो ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, ये नोट है। अब बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं ये हम बचपन में पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हम लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ये भी आपको पता होगा, ये सब कुछ हम पता है हमें इस बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो होते हैं एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड क्या होते हैं बच्चों,
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, या एक और होगा, क्या होगा बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब आपसे कोई पूछे भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें, पर किस में, एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन स्टेट में। अब आपसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि भैया ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस में। कंप्लीटली डिसोसिएट्स का मतलब क्या होता है, जैसे NaCl, कभी आप NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाए तो NaCl कंप्लीटली उसके आयंस में टूट जाएगा, जो कि है Na+ और Cl नेगेटिव। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाए उनके एक्वस सॉल्यूशन में। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, सिर्फ लिखवा देता हूँ कि इट completely dissociates, डिसोसिएट का मतलब टूटना, डिसोसिएट्स into their corresponding ions, into their corresponding ions। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम NaCl लिख देते हैं, H2SO4 लिख देते हैं, NaOH लिख देते हैं, एटसेट्रा भी लिख देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ये बात समझ में आ गई होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, किस में, उनके करस्पॉन्डिंग आयंस में। सर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, तो देखिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, हाँ माना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, पर इनके आयंस जो होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, सिर्फ कैसे होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। कैसे बच्चों, पार्शियली डिसोसिएट। तो हम लिखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इट पार्शियली, यहाँ पर मैं पार्शियली वर्ड यूज करूंगा, पार्शियली डिसोसिएट्स इन देयर करस्पॉन्डिंग आयंस, इन देयर करस्पॉन्डिंग आयंस। याद रखिएगा, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं इनके करस्पॉन्डिंग आयंस में। तो एग्जाम्पल लिखे, तो एग्जाम्पल में आपने सुना होगा CH3COH और NH4OH, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि भैया हम बचपन से पढ़ते आए हैं मेटलिक कंडक्टर। मेटलिक कंडक्टर जैसे कॉपर, ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपसे कोई पूछे कि मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या अंतर है, मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में क्या अंतर है, तो आपको याद होगा मेटलिक कंडक्टर क्या होते हैं, कॉपर, हाँ है ना, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो है मेटलिक कंडक्टर होते हैं और इनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। याद होगा किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पर जबकि हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर की बात करें तो इनमें करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, आयंस की वजह से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिफरेंस वाला पॉइंट लिख देते हैं कि भैया मेटलिक कंडक्टर क्या होता है, मेटलिक कंडक्टर क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होते हैं, ये वाला पॉइंट आपके समझ में आ जाएगा। मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होते हैं। तो बच्चों मेटलिक कंडक्टर की कभी हम बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखूंगा करंट फ्लो। आप बता सकते हैं करंट फ्लो ड्यू टू, बच्चों बताओ करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, तो मेटल में करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, करंट फ्लो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। याद होगा आपको, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम किसी मेटल की बात करते हैं तो उनमें करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब आपसे कोई कहे कि भैया इलेक्ट्रोलाइट्स में करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, तो आप कहेंगे सर ड्यू टू आयंस, ड्यू टू आयंस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे करंट फ्लोज, आराम से, करंट फ्लोज ड्यू टू आयंस। सही है बच्चों। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है उसकी सबसे बड़ी क्या वजह ही जो होती है वो क्या होती है, आयंस होती है। अब आपसे कोई कहे कि भैया बताओ, कभी आप कॉपर की बात करें, कॉपर में जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने के कारण क्या कॉपर डिसोसिएट होता है,
क्या कॉपर में क्या केमिकल चेंज आता है? क्या कॉपर क्लोराइड बन जाता है? क्या कॉपर सल्फेट बन जाता है? तो जवाब ये मिलना चाहिए कि भैया कॉपर में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब कभी हम मेटलिक कंडक्टर की बात करें तो करंट फ्लो होने के कारण किसी भी मेटलिक कंडक्टर में कोई केमिकल चेंज या फिर केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। पर कभी आप इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर ले, जैसे कि NaCl ले लिया। अब मान लीजिए जैसे ही आपने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाया और उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की, तो अब NaCl नहीं रहा। सर क्यों? क्योंकि NaCl का केमिकल डिकम्पोजिशन हो चुका है, NaCl टूट चुका है किस में? Na+ और Cl- में। अब NaCl का केमिकल डिकम्पोजिशन हो गया है, अब NaCl नहीं रहा। सर तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि मेटलिक कंडक्टर में केमिकल डिकम्पोजिशन डज नॉट ऑकर। शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूं, केमिकल डिकम्पोजिशन does not occur। केमिकल डिकम्पोजिशन डज नॉट ऑकर। सर ये बात थोड़ी एक बार और समझाओ। जैसे देखिए बच्चों, मेटलिक कंडक्टर में आप सिल्वर की बात कर लो, चलो कॉपर समझाया तब सिल्वर। जैसे ही आप सिल्वर वायर में करंट फ्लो करते हो तो क्या सिल्वर अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है? क्या सिल्वर टूट जाता है किसी और सब्सटेंस में? तो जवाब नहीं, सिल्वर ही रहता है। पर NaCl की बात करें तो NaCl जो है वो डिकम्पोज हो जाता है किस में? Na+ और Cl- में। तो हम कभी केमिकल डिकम्पोजिशन डज नॉट ऑकर कहें और इसमें कहें कि क्या? केमिकल डिकम्पोजिशन ऑकर। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑकर व्हेन करंट फ्लोज। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पे भी लिख दे डज नॉट ऑकर व्हेन करंट फ्लोज। ठीक है बच्चों, तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब आपसे कोई पूछे कि मेटल में जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो चलिए मैं एक बात आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए बच्चों, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक वायर है, मान लीजिए ये क्या है? एक वायर है, ठीक है। इस वायर में क्या होते हैं? एटम। क्या होते हैं बच्चों? एटम होते हैं बच्चों, ये एटम है। अब ये एटम क्या करेगा? देखिए, इस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ये एटम में से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? निकलेंगे। सर किसके कारण निकले? एनर्जी के कारण। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकले। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो E नेगेटिव है यही तो क्या है बच्चों? यही तो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ है ना बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और सर ये क्या होंगे? तो बच्चों आपसे कोई पूछे कि भैया एक एटम है, एटम में से कभी इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो इस एटम के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जिसे हम केटायन भी कहते हैं। केटायन, या फिर कभी हम फिजिक्स की भाषा में कहें तो इसे कर्नल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कर्नल भी कहा जाता है। कर्नल, हाँ ये नया शब्द है, पर कर्नल कहा जाता है, या फिर आप केटायन भी कह सकते हैं। आपको कभी ये ज़्यादा बड़ी भाषा समझ नहीं आती तो आप अपनी ओरिजिनल भाषा पे चल जाए, केटायन। तो आपसे कोई पूछे कि जैसे ही आपने बैटरी लगाई, बैटरी मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव, देखिए मैं यहाँ पर छोटा सा बना देता हूँ। मान लो बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव लगा दिया। अब जैसे ही पॉजिटिव बैटरी के टर्मिनल्स लगाए तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे? प्लस की तरफ। हाँ है ना, इलेक्ट्रॉन्स प्लस की तरफ मूव करेंगे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जब प्लस की तरफ मूव करेगा तो इसमें रुकावट आएगी, इंटरेक्शन क्रिएट होगा। सर कौन इंटरफियर करेगा इसके रास्ते में? तो इसके रास्ते में एक तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी रुकावट डालेंगे और साथ के साथ कौन रुकावट डालेंगे? ये कौन? ये एटम्स के, जिन्हें हमने क्या नाम दे दिया है साइंस की भाषा में? कर्नल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नल। तो आपसे कोई पूछे कि इसमें रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस क्रिएट या प्रोड्यूस ड्यू टू कर्नल या फिर केटायन। ठीक है सर, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस तो पता ही होना चाहिए बच्चों, अब तो यार बहुत बड़े हो गए हो आप। रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट। किसके लिए?
इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के लिए। इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाहता है पॉजिटिव की तरफ, पर इसके रास्ते में अड़चन आ जाएगी। इसे रोकेगा कौन? इसे रोकेगा कौन? कर्नल। सर कर्नल क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो उसे केटाइन कहते हैं या फिर कर्नल भी कहते हैं साइंस की भाषा में। अब आपसे कोई बोले कि भैया इसमें रेजिस्टेंस कौन क्रिएट कर रहा है, इसमें रेजिस्टेंस कौन क्रिएट कर रहा है, तो इसको भी डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, मज़ा आना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए एक कंटेनर है और हम NaCl का एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, समझने में आसान होता है। तो जैसे आपने NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया तो बच्चों बताओ यहाँ पर Na+ के आयंस होंगे, Cl- के बहुत सारे होंगे, मैंने तो एक ही बनाया, चलो मैं और बना देता हूँ। तो Na+ भी होगा और Cl- भी होगा, और एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो H2O भी होगा, वाटर भी होगा। H2O बोले तो वाटर भी होगा, तो इतनी सारी चीज़ होगी कि नहीं होगी। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया बैटरी के टर्मिनल से प्लस माइनस से। अब बच्चों बताओ ये जो Cl- है किसकी तरफ भागना चाहेगा? जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो क्लोरीन माइनस आयन किसकी तरफ भागना चाहेगा? तो आप कहेंगे सर प्लस की तरफ। तो Cl- को कौन रोकेगा? तो आप कहेंगे Cl- को Na+ भी रोकने का प्रयास करेगा। सर क्यों? क्योंकि उसके रास्ते में Na+ भी मिलेगा। सर उसके रास्ते में H2O भी मिलेगा, उसके रास्ते में Cl- भी मिलेगा, हाँ है ना। तो क्लोरीन के रास्ते में कौन मिलने वाला है? क्लोरीन भी मिलेगा, Cl- भी मिलेगा, Na+ भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर हम बात करें कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ, तो यहाँ पर मैं 3 पॉइंट लिखवाऊंगा, कौन कौन से? तो बच्चों सॉल्यूट इंटरेक्शन। सर सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट इसमें कौन है? NaCl सॉल्यूट है, हाँ है ना। और सॉल्वेंट कौन है? पानी है, पानी ज़्यादा क्वांटिटी में है। और सॉल्यूट कौन है? कम क्वांटिटी में है, वो है NaCl का तो डिकम्पोजिशन हो चुका है, डिसोसिएशन हो चुका है Na+ और Cl- में। तो यहाँ पर कौन रुकावट डालेगा? Na+ के लिए रुकावट डालेगा, Na+ Cl- की भी रुकावट डालेगा, Na+ को रुकावट सॉल्यूट रुकावट डालेगा। इसके अलावा सॉल्यूट की रुकावट और कौन डालेगा? तो सॉल्यूट की रुकावट सॉल्वेंट भी डालेगा, हाँ है ना। सर ये समझ में नहीं आया। देखिए यहाँ पर क्या बात चल रही है, यहाँ पर सॉल्यूट कौन है? NaCl, Na+ Cl-। तो Na+ के रास्ते में बहुत लोग आएंगे, तो बहुत लोगों में हमने पहला नाम क्या दिया? सॉल्यूट ही लिया है। तो Na+ के रास्ते में Na+ आएगा, Na+ के रास्ते में Cl- आएगा, Cl- के रास्ते में Cl- आएगा, Cl- के रास्ते में Na+ भी तो आएगा कि नहीं आएगा? अब सॉल्यूट सॉल्वेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर Na+ के रास्ते में वाटर भी तो आएगा, Cl- के रास्ते में वाटर भी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। वैसे ही यहाँ पर एक और कौन होगा बच्चों? एक और जो होगा वो होगा सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी होगा, मतलब पानी के कारण जो है वो क्या होगा? इंटरेक्शन क्रिएट होगा, या फिर कहें रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब चौथा पॉइंट जो है मैं यहीं पर लिखवा देता हूँ इसी जगह पर। तो 4th पॉइंट जो है वो एक काम करता हूँ, 4th पॉइंट के लिए जगह बनाता हूँ, जगह क्रिएट करता हूँ। तो 4th पॉइंट मैं यहीं लिखवा देता हूँ। आपने लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा हो तो ये आपकी चिंता है, आप लिख लें अच्छे से। स्क्रीन को वापस पीछे ले लें। तो 4th पॉइंट जो है मैं लिखवाने जा रहा हूँ यहीं पर, जिससे आप एक साथ स्क्रीनशॉट ले लें। 4th पॉइंट ये है कि कभी आप मेटलिक कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। ये बात आपको पता है, ये तो पहले से ही पता है कि भैया टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। पर यहाँ पे ये पॉइंट उल्टा है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ये पॉइंट जो है नया है, जो कि मेटलिक कंडक्टर से थोड़ा सा डिफर करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही पूछना चाहिए आपको कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट क्यों रहा है? तो देखिए उसका जवाब मैं यहाँ से देना चाहूँगा। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच जो है फोर्स वीक होगा,
हाँ है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे फोर्स वीक होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फोर्स वीक होगा, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट का फोर्स वीक होगा, और फोर्स ही वीक हो गया तो इंटरेक्शन भी वीक हो गया, इंटरेक्शन वीक हुआ तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, वीक, मतलब कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई होगी, वापस से सुने कभी आपको समझ नहीं आया तो। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया तो सॉल्यूट के बीच का फोर्स वीक होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स वीक होगा, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच का फोर्स वीक होगा तो इंटरेक्शन वीक होगा, रेजिस्टेंस वीक होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, चलिए आप जब तक इसे नोट डाउन कर लें, जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में हमें और क्या पढ़ना है। तो बच्चों ये नाम कहीं सुना हुआ होगा, तो नाम जो है वो है ओम्स लॉ। सर ये तो हमें पता है, बिल्कुल, इसलिए इसे जल्दी से पढ़ाया जाएगा क्योंकि आपको इसके बारे में पता है, स्टेटमेंट भी पता है। तो फिर भी एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो देखिए, मान लीजिए एक कंटेनर है और उस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स है। तो ये पहला इलेक्ट्रोड ले लिया, ये रहा पहला इलेक्ट्रोड, थोड़ा सा हाँ डिज़ाइनर ले लेते हैं, ये पहला इलेक्ट्रोड ले लिया, और ये रहा दूसरा इलेक्ट्रोड जिसे हम कैथोड और एनोड कहते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए और इसमें भर दिया, क्या भर दिया बच्चों, इसमें भर दिया आपने इलेक्ट्रोलाइट। क्या डाल दिया बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट, उनका एक्वस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन डाल दिया, मान लीजिए। और यहाँ पर जैसे ही आपने क्या अप्लाई किया, बैटरी या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर करंट क्यों फ्लो होने लगा, इसलिए फ्लो होने लगा कि जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, यहाँ पर मान लीजिए एक स्विच है, जैसे ही स्विच को ऑन किया तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में आयंस को डिसोसिएट करते हैं। मान लीजिए Na+ और Cl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस हुए, मैं Na+ और Cl नेगेटिव ले रहा हूँ, तो Na+ और कौन सा बच्चों, Cl नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये रहा Cl नेगेटिव। अच्छा बताएं, तो Cl नेगेटिव कहाँ मूव होगा, तो आप समझ गए होंगे, Cl नेगेटिव जो है वो प्लस की तरफ मूव होगा, और Na+ जो है वो कहाँ की तरफ मूव होगा, बैटरी के नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि भैया करंट फ्लोइंग थ्रू electrolytic solution is directly proportional to potential difference applied across the एंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सर नहीं आया समझ में, देखिए ये स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा लिखवा के, वीडियो बड़ी बना के। तो आपको सीधे से ही पता होना चाहिए कि भैया जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, करंट उतना तेजी से फ्लो होगा। यही क्या कहता है ओम्स लॉ। प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर V = RI कहें या फिर V = IR कहें। यहाँ पर R क्या है, तो R के बारे में तो हमें पता है, तो वेयर R क्या है, तो R जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें रेजिस्टेंस के बारे में पता है। तो बच्चों रेजिस्टेंस की कभी हम डेफिनेशन लिखें तो ये क्या होगी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। तो यहाँ पर डेफिनेशन हम नहीं लिखवा रहे, पर साथ के साथ आपको यूनिट तो पता होनी चाहिए। इसकी यूनिट जो होती है वो ओम होती है। रेजिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया, यूनिट समझ में आ गई। अब रेजिस्टेंस का आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, चलो मैं बताता हूँ। तो बच्चों कभी हम यहाँ पर बात करें कि भैया Cl- जो है कहाँ की तरफ भागना चाहता है, Na+ की तरफ, बैटरी के प्लस की तरफ, और Na+ जो है कहाँ भागना चाहता है, Cl- की तरफ। तो इनके बीच जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, वो रेजिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होगा। सर लेंथ क्या है, लेंथ बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स होगा। तो यहाँ पर A जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो कभी हम इन्हें कंबाइन करें तो कंबाइन करने पर आपको ऑन कंबाइनिंग 1 and 2
दोनों को कंबाइन करें तो मिलेगा R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर इसे और डिटेल में पढ़ाएं, तो नहीं बच्चों, डिटेल में पढ़ के आपका ही समय बर्बाद होगा, क्योंकि फिजिक्स में हम इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं। तो प्रोपोर्शनल का कभी हम यहाँ पर साइन हटाते हैं तो मिलता है R इक्वल्स टू ρL/A। क्या मिलता है बच्चों? R इक्वल्स टू ρL/A। आपसे कोई कहे कि भैया ये रो क्या होता है, तो रो जो होता है इसके दो नाम है, तो यहाँ पर मैं दो नाम लिखवाऊंगा ज़रूर, पर आगे चल के एक ही नाम चलाऊंगा, क्योंकि जितने ज़्यादा नाम होंगे बार बार मैं एक ही नाम को बोलूँगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। तो यहाँ पर रो जो है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर इसे कहते हैं रजिस्टिविटी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर बुक में मेंशन भी है कि यहाँ पर क्या होता है, इतने सारे नाम होने की वजह से हम यहाँ पर किसी एक नाम को IUPAC एक्सेप्ट करता है, किसी रजिस्टिविटी को, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी नाम होता है। बहुत सी बुकों में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी वर्ड यूज़ होता है, पर हम इसे यूज़ नहीं करते, हम किसे यूज़ करते हैं? रजिस्टिविटी को। तो आपसे कोई पूछे रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा RA/L। क्या होगा बच्चों? RA/L। और कभी रजिस्टिविटी की कभी हम यूनिट देखें तो यूनिट जो होगी वो होगी, बताएं बच्चों, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। बिल्कुल सर, ओम होती है। एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो यूनिट क्या होने वाली है? ओम मीटर। और कभी हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो ओम मीटर। ये हमने बात कर ली किसकी? रेजिस्टेंस के बारे में बात हो गई, और किसकी बात हो गई? रजिस्टिविटी की। अब हम बात करते हैं किसकी? कंडक्टेंस की। किसकी बच्चों? कंडक्टेंस की, जिसे हम कंडक्टेंस की बात करते हैं हम। तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस क्या होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, आपसे कोई पूछे कि भैया रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस ऐसी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोलाइट की जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो का अपोज करता है। तो यहाँ पर कंडक्टेंस क्या होगा? तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करता है, तो कंडक्टेंस का मतलब ये करंट को फ्लो होने में ईज करता है। ईज मतलब जिसका कंडक्टेंस ज़्यादा, मतलब उसको करंट फ्लो करने में उतनी ही आसानी होगी। तो कंडक्टेंस क्या होता है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो कंडक्टेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ क्या होने वाला है? रेजिस्टेंस होगा। हम कंडक्टेंस को C से डिनोट कर लेते हैं। किससे बच्चों? C से। माना कि बुक में हम किसी और से भी डिनोट करते हैं। एक काम कीजिएगा, मैं एक मिनट रुकिएगा, मैं बताता हूँ इसे किससे डिनोट करना है, जो बुक में लिखा हुआ है, तो ज़्यादा क्लियरिटी बनेगी। कंडक्टेंस को हम कैपिटल G से डिनोट कर लेते हैं। किससे बच्चों? कैपिटल G से डिनोट कर लेते हैं। तो कंडक्टेंस जो होगा कैपिटल G से, बुक में जो नोटेशन दिया है हम उसी से ही डिनोट कर लेते हैं। तो कभी आप G का फॉर्मूला बोले तो बताओ G का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहेंगे सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/ρ। देखिए 1/ρ, और ये L/A है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? A/L। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूले इसके होते हैं। तो कंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया। अब आपसे कोई पूछे इसकी यूनिट क्या है, तो आप बताएं यूनिट क्या होगी? तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस की यूनिट की उल्टी होगी। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो कंडक्टेंस तो रेजिस्टेंस का उल्टा है, तो इसकी यूनिट क्या होने वाली है बच्चों? ओम इनवर्स। अब बच्चों ओम इनवर्स, तो कभी कभी ओम इनवर्स को उल्टा लिख दिया जाता है। सो ओम इनवर्स की स्पेलिंग को उल्टा कर देते हैं, तो और क्या लिख देते हैं? मो लिख देते हैं। और इसकी ज़्यादातर SI यूनिट जो है वो क्या चलती है वो भी बता देता हूँ। तो इसकी यूनिट जो है वो चलती है साइमन। क्या चलती है बच्चों? साइमन।
तो बुक में जो यूनिट दी हुई है वो साइमन, और आगे चल के हम साइमन वर्ड ही यूज़ करेंगे, इसलिए मैं टिक लगा देता हूँ। आपको ना तो ओम इनवर्स यूज़ करना है, ना मो यूज़ करना है, आपको यूज़ क्या करना है, साइमन। ठीक है, तो आपको साइमन के बारे में भी पता चल चुका होगा, ये आप इसे नोट डाउन कर लें। अब आता है नई डेफिनेशन। तो हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रजिस्टिविटी पढ़ लिया, कंडक्टेंस पढ़ लिया। अब नई चीज़ आती है, वो होता है कंडक्टिविटी। क्या होती है बच्चों, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आपको समझ में आ ही चुका होगा कि कंडक्टिविटी जो है वो रेसिप्रोकल होगी। क्या होगी बच्चों, रेसिप्रोकल होगी। सर किसकी, रजिस्टिविटी की। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी, याद रखिएगा, रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है बच्चों, बोर्ड पूरा भर चुका है पर मज़ा भी आता है इसको भरने में। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, आपको ये बात तो समझ में आ चुकी होगी। कंडक्टिविटी जो होता है रेसिप्रोकल होता है सर किसके, रजिस्टिविटी के। कंडक्टिविटी जो होता है रेसिप्रोकल होता है रजिस्टिविटी के। और आपको बता दूं, कंडक्टिविटी को एक सिंबल से डिनोट करते हैं, सिंबल को हम कहते हैं कप्पा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो के जैसा दिख रहा है। हाँ तो बच्चों, सिंबल जो होते हैं वो बनते ही नहीं अल्फ़ाबेट से हैं, पर इनको थोड़ा सा घुमा फिरा दिया जाए तो एक नया सिंबल बन जाता है। तो कप्पा का सिंबल के जैसा ही होता है। अब हमें तो बार बार बनाना होता है हाथ से। अब हम कोई कंप्यूटर तो है नहीं जो कंप्यूटर वाले सिंबल बनाएं, तो हम इसे के ही बना देते हैं, पर बोलते इसे क्या है, कप्पा। याद रखिएगा, कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है बच्चों, कप्पा। कप्पा कप्पा। ठीक है, तो कप्पा इक्वल्स टू 1 अपॉन रजिस्टिविटी, और रजिस्टिविटी कितना होता है, 1/ρ। ठीक है, 1/ρ। और सर रो का फॉर्मूला क्या होता है, तो रो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है RA/L। तो इसका फॉर्मूला बोलो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा L अपॉन RA। क्या होगा बच्चों, L अपॉन में RA। ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पर इतनी बात तो हो गई, अब नए टॉपिक यूनिट तो देख लें, इसकी कप्पा की यूनिट क्या होती है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसकी यूनिट हम देखते हैं। इसकी यूनिट देखने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग लगाना होगा। देखिए, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, लेंथ की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर। एरिया की क्या होगी, एरिया की होगी मीटर स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल होगी। और ये आखिर लिखा क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक तरह से 1/r लिखा हुआ है। और 1/r आखिर क्या होता है, तो 1/r जो होता है वो g होता है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको सुधार ही लेते हैं। तो काप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम यहाँ से देखते हैं। तो काप्पा का फॉर्मूला क्या होता है, रजिस्टिविटी का उल्टा। रजिस्टिविटी का उल्टा मतलब कि रजिस्टिविटी का है, सॉरी मैं यहाँ पर गड़बड़ कर रहा था। अच्छा ये बात याद आ गई, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है RA/L। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, L अपॉन में RA होगा। क्या होगा बच्चों, अच्छा यही तो लिखा था, L अपॉन RA होगा, और इसे मैं 1/r लिख सकता हूँ। तो बच्चों बताओ 1/r आखिर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1/r जो होता है g होता है। सर g क्या होता है, तो g जो होता है कंडक्टेंस होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा g L/, होगा कि नहीं होगा बच्चों, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम इसकी यूनिट बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, यूनिट। तो कप्पा की जो यूनिट होगी वो होगी सर g की यूनिट क्या होती है, तो g की यूनिट होती है साइमन। तो g की यूनिट होती है साइमन। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। एरिया की मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो 1 मीटर नीचे बचेगा और मीटर ऊपर गया, तो साइमन मीटर इनवर्स। पर बच्चों एक बात बताओ, कभी आप किसी सेल की बात करें तो सेल का जो अरेंजमेंट होगा वो इतना सा दो होगा, क्या वो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा, तो जवाब है सर सेंटीमीटर में होगा। हम यहाँ पर SI यूनिट नहीं यूज़ करते, क्योंकि आज किसी सेल की बात करें तो सेल इतना सा तो होता है, तो मीटर तो इतना बड़ा हो गया। तो हम यहाँ पे मीटर की बात ना यूज़ करते हुए किसकी यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर की। इसलिए हम यहाँ पर SI यूनिट तो ओम मीटर लिखते हैं, पर जनरली कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, ओम सेंटीमीटर। क्या यूज़ करते हैं बच्चों, ओम सेंटीमीटर। यहाँ पर आएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स।
साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट भी आप कौन सी यूज़ करने वाले हैं इस पे भी मैं निशान लगा देता हूँ। तो बच्चों आपको फॉर्मूले समझ में आने चाहिए, फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं। चल बच्चों, बहुत से बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी होगा, पर कन्फ्यूज़न तभी होगा जब आपको शुरू के 2 नहीं आते हो। कभी आपको शुरू के 2 आते हो तो कन्फ्यूज़न का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम फिजिक्स में भी इन दोनों को तो पढ़ते ही। अब इन दोनों को उल्टा कर दो तो बाकी 2 आ जाते हैं। आप कभी रेजिस्टेंस का उल्टा कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस की यूनिट साइमन होती है, और कभी रेजिस्टिविटी को उल्टा करें तो कंडक्टिविटी आती है। तो इस बात का ध्यान रखें, आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है। तो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब बच्चों, कभी आपसे कोई बात करें कि सर सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो सेल कांस्टेंट के बारे में अपन चर्चा कर ले। बुक में जो सिंबल दिया है सेल कांस्टेंट का, वो जी के ऊपर स्टार लिखा हुआ है, जी स्टार। तो हम सेल कांस्टेंट को किससे नोट करते हैं बच्चों? जी स्टार से। तो देखिए सेल कांस्टेंट क्या होता है। देखिए मान लीजिए एक अरेंजमेंट है जिसमें हमने क्या यूज़ किया हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड यूज़ किए हुए हैं। ये पहला इलेक्ट्रोड दिख रहा होगा, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, और ये बैटरी का प्लस माइनस दिख रहा होगा ये। ठीक है, थोड़ा और अच्छा बना देता हूँ। तो ये प्लस माइनस बैटरी का। अब आप कहें कि कभी किसी सेल की बात करें तो सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ क्या होगी? कांस्टेंट होगी, हाँ है ना। और इनका कॉमन एरिया जो इलेक्ट्रोलाइट में डीप है वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? तो यहाँ पर 2 चीज़ कांस्टेंट है सर, क्या? L और A। क्या बच्चों? L बाय A। तो इस L बाय A को ही हम क्या कहते हैं? इस L बाय A को ही हम क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। क्या कहते हैं बच्चों? सेल कांस्टेंट। तो G स्टार क्या होता है? तो आपसे कोई बोले कि भैया सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो सेल कांस्टेंट होता है L बाय A। क्या होता है बच्चों? L बाय A। क्या होता है बच्चों? तो आप कहेंगे सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L बाय। सर क्यों होता है? क्योंकि लेंथ फिक्स होगी दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की, कॉमन एरिया जो इलेक्ट्रोलाइट में डीप है वो भी फिक्स होगा। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? L बाय। तो बच्चों इस फॉर्मूले को इसमें देखें, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला निकाल देते हैं जो कि एग्जाम में यही वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो फॉर्मूला बोलो क्या होगा? K इक्वल्स टू G L बाय A। K इक्वल्स टू G L बाय A। ठीक है, यहाँ पर K क्या है? तो K क्या है आपको पता होना चाहिए। K जो है कंडक्टिविटी है। K क्या है बच्चों? कंडक्टिविटी है। G क्या है? तो कंडक्टेंस है। G क्या है? कंडक्टेंस है। और सर L बाय A, तो L बाय A क्या होता है? सेल कांस्टेंट। तो L बाय A जो है सेल कांस्टेंट है। इस फॉर्मूले को याद कर ले। आपको याद रखिएगा, आपको किसी भी सेल में ये वाला डेटा जो होगा वो क्या रहेगा? दिया रहेगा, तभी आप इसकी न्यूमेरिकल कर पाएंगे, क्योंकि सेल डिज़ाइन तो नहीं किया हुआ है ना। तो सेल कांस्टेंट दिया होगा, हो सकता है आपको कंडक्टेंस दिया हो और क्या निकालना हो? कंडक्टिविटी निकालना हो। तो कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा? कंडक्टिविटी मिल जाएगा। तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, तो कापा इक्वल्स टू G इंटू G स्टार। कापा इक्वल्स टू G इंटू G स्टार। सर एक और फॉर्मूला लिख दो, कापा इक्वल्स टू G। सर G क्या होता है? सर G क्या होता है? तो G को आप 1/r भी लिख सकते हैं। तो G जो होता है 1/r भी होता है इंटू G स्टार। आपको फॉर्मूले याद करने की जगह समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा फॉर्मूले याद होंगे। आप एक जगह कहीं भी फॉर्मूले को लिख लें, कन्फ्यूज़न कम होगा। अब बच्चों हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमने कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी पर ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी करने जा रहे हैं, तो नोट डाउन कर ले बच्चों इसे। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मोलर कंडक्टिविटी। हाँ बच्चों, अभी हमने कंडक्टिविटी पढ़ा था, जिसे मैंने काप्पा से डिनोट किया था। और क्या यूनिट थी इसकी? काप्पा की यूनिट जो थी वो थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। अभी हमने कंडक्टिविटी पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो अब हमारे टॉपिक का नाम जो है वो है मोलर कंडक्टिविटी।
ठीक है, अभी हमने कंडक्टिविटी पढ़ा था जिसे हमने कापा से डिनोट किया था। अब हम पढ़ रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी, जिसे इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंबल है, ज़्यादा इस पे मत जाए, ये सिंबल है मोलर कंडक्टिविटी का। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक्चुअली कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कितनी आसानी से करंट फ्लो होगा इलेक्ट्रोलाइट्स में। पर यहाँ पर अभी तक कंडक्टिविटी में हमने इस बारे में बात नहीं की कि कितने मोल्स लेंगे और कितना इलेक्ट्रोलाइट्स का वॉल्यूम होगा। आप समझ रहे होंगे, देखिए अभी हमने ये बात की थी कि कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि कितना करंट फ्लो होगा, कितना आसानी से करंट फ्लो होगा किसी इलेक्ट्रोलाइट में। पर किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन कहाँ किया था? इलेक्ट्रोलाइट को बताना तो पड़ेगा ना कि कितने मोल्स आपने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, इलेक्ट्रोलाइट का कितना मोल्स है और कितना वॉल्यूम लिया है इलेक्ट्रोलाइट्स का, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि हम कंडक्टिविटी को डिफाइन कर रहे हैं किस में, मोल्स की टर्म में और वॉल्यूम की टर्म में। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज़ द कंडक्टिविटी, देखिएगा बच्चों समझ में नहीं आया तो अभी मैं हूँ यहाँ पर, जब तक टॉपिक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ाऊँगा। इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस। आप समझ गए होंगे यहाँ पे कंडक्टिविटी किसकी हो रही है, आयंस की। जैसे NaCl का एक्वस सॉल्यूशन ले तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन किस में टूटेगा, आयंस में, और आयंस ही तो कंडक्ट करेंगे, आयंस ही तो मूव करेंगे, और मूवमेंट को ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं। कितनी आसानी से मूवमेंट होगा, इसका मतलब कंडक्टिविटी ज़्यादा। कभी प्रॉब्लम से मूवमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे उस पर्टिकुलर आयंस की कंडक्टिविटी वीक है। ठीक है, तो इट इज़ द, ये इज लिखा हुआ है, इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट when one mole of electrolyte is dissolved in V सेंटीमीटर क्यूब, जिसे हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सर नहीं आया समझ में बच्चों, डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करें। क्या है आप देखें, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम ये पढ़ रहे थे कि भैया कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी का मतलब कितनी आसानी से आयंस का मूवमेंट होगा। पर आयंस मूवमेंट किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। तो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम भी लेना पड़ेगा, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो प्रेजेंट है, जैसे NaCl में इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे, Na+ और Cl- आयन होंगे, तो हमें उनके मोल्स को भी क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा मैं आपको बता दूँ। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखिएगा, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला जो होगा वो होगा कंडक्टिविटी। ये बच्चों याद कर ले, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो याद करना तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में याद होगा तो फॉर्मूले याद होंगे तो हम कर पाएंगे। कंडक्टिविटी अपॉन में क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन। कि भैया आप कंडक्टिविटी को डिफाइन किस में कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन तो होगा ना, उसका पर्टिकुलर कितने मोल्स डिजॉल्व होंगे उस इलेक्ट्रोलाइट में। तो यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन में कौन सी टर्म यूज़ करते हैं बच्चों, मोलारिटी। क्या यूज़ करते हैं बच्चों, मोलारिटी। तो एक मोलर कंडक्टिविटी को तो हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जो कि अजीब है पर ये याद हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को हम काप्पा से डिनोट करते हैं, काप्पा। और मोलारिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। सर मोलारिटी क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए मोलारिटी क्या होता है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर वही लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर K जो है वो कौन है, तो K जो है वो है कंडक्टिविटी है। ये बात आपको समझ में आ गई है, हाँ सर ये तो आ गई। और ये मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोलारिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट। और बच्चों वॉल्यूम किस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, ये तो आपको पता ही है, वॉल्यूम होना चाहिए किस में बच्चों, लीटर में। किस में होना चाहिए बच्चों, लीटर में। तो मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो काप्पा, काप्पा किस में होता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। किस में बच्चों, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में। तो काप्पा की यूनिट जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट क्या होने वाली है, मोल ही होने वाली है, नंबर ऑफ मोल्स की मोल होने वाली है, सही है। और V जो है कहाँ जाने वाला है, तो V जो है जाने वाला है किस में, सबसे ऊपर जाने वाला है। और V की यूनिट क्या होती है, V की यूनिट होती है लीटर। क्या होती है बच्चों, लीटर। मैं आपको देखिए अभी मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ पर समझ में बहुत अच्छे से आएगा, इस बात की गारंटी देता हूँ। तो K इंटू वी अपॉन में N। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और आपको पता है 1 लीटर, ये कन्वर्जन आपको नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर जो होता है वो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको पता होना चाहिए। 1 लीटर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको लीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो 1 लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में क्या चल रहा है बच्चों, मोल ही मैं यूनिट में बताते जा रहा हूँ, है ना। तो बच्चों बताओ, आपको यहाँ पर इस लीटर को चेंज करने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। यही फॉर्मूला है बच्चों। तो इस फॉर्मूले को याद कर ले। सर क्यों ये 1000 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये लीटर में था, अभी इस फॉर्मूले में लीटर में था, पर हमें तो सबकी यूनिट को एक जैसा बनाना होता है ना। तो बच्चों लीटर को चेंज करना पड़ेगा किस में, सेंटीमीटर में। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, K इंटू वी इंटू 1000 अपॉन में N। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। और बच्चों बताओ यूनिट क्या बन गई है, देखो वहाँ से यूनिट बन जाएगी साइमन। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर इनवर्स कैंसल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, याद रखिएगा। तो बच्चों इस फॉर्मूले को याद करें, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। कप्पा, कप्पा की यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। वॉल्यूम की यूनिट को हमने किस में ले लिया है, सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा सेंटीमीटर क्यूब में ही आने वाला है। क्यों, क्योंकि सेल तो इतना छोटे से तो होते हैं, उसमें क्या मीटर क्यूब की बात होगी, मीटर क्यूब तो बहुत बड़ा होता है बच्चों, मीटर क्यूब बहुत बड़ा होता है, इसलिए क्वेश्चन में सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, और 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए बच्चों समझ में आया होगा, मैं फिर से बता दूं, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्टिविटी ही होता है, पर कंडक्टिविटी इन स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन, कि भैया कितना कॉन्सेंट्रेशन में आप कंडक्टिविटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन को हमने मोलारिटी की टर्म में लिया है। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वी को ऊपर लेगा, एन को नीचे लेगा, ये बात तो समझ में आ गई। कप्पा की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर। नंबर ऑफ मोल्स की मोल होती है। लीटर कितना होता है भैया, लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हमने यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई किया इस फॉर्मूले में। सर क्यों, क्योंकि यूनिट को सेम बनाना होता है। तो 1000 से मल्टीप्लाई और यूनिट बन गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले, जल्दी से करे, करना ही पड़ेगा। और अब हम इसके सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूमेरिकल कर रहे हैं, सिर्फ 2 न्यूमेरिकल। और मैं वादा करता हूँ कि 2 न्यूमेरिकल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, जो भी कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। तो जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए बच्चों अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी की न्यूमेरिकल्स कैसे हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझना ज़रूरी है, और ध्यान से समझने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है तो फिर उन्हें समझ में भी नहीं आता कि करना क्या है। तो मैं क्वेश्चन को पढ़ाना सिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर। बच्चों 0.1 मोल पर लीटर, KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम। तो यहाँ पर एक किसी सेल की बात चल रही है, उस सेल का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है। और आपको 0.1 मोल पर लीटर क्या दिया है बच्चों, 0.1 मोल पर लीटर, जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलारिटी कहते हैं। सर ये मोलारिटी किसकी है, KCl सॉल्यूशन की, है ना। ये आप पढ़ सकते हैं, एक बार और पढ़िए कभी आपको समझ में आ रहा हो तो। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी कंडक्टिविटी सेल जिसमें
KCl सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है 0.1 मोल पर लीटर और उसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, ये सब कुछ दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, बच्चों सेम सेल है तो रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ 0.02 मोल पर लीटर, मतलब आपको फिर से मोलारिटी दी हुई है और सर ये मोलारिटी कब की है, ये मोलारिटी उसी सेल की है पर उस सेल की मोलारिटी चेंज कर दी गई है। पहले 0.1 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन था, इस बार 0.02 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन है, सेम सेल है। व्हेन फिल्ड विथ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन इज 520 ओम, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 520 ओम। सर रेजिस्टेंस अलग अलग कैसे? अरे भाई सॉल्यूशन की क्वांटिटी चेंज हो गई, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस भी तो चेंज होगा कि नहीं होगा मेरे भाइयों? तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो गया। एक काम करते इसे 1 इसे 2 नाम देते हैं। माना कि सेम सेल है पर इनकी हमने नाम 2 इसलिए दे दिया क्योंकि ये पहली कंडीशन का है और ये दूसरी कंडीशन का है। और अब आगे पढ़ते हैं। कैलकुलेट कंडक्टिविटी, आपको क्या फाइंड करना है? कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, मतलब आपको कंडक्टिविटी इसकी फाइंड नहीं करनी है, फर्स्ट वाले की नहीं, कौन से सॉल्यूशन की करनी है? 0.02 मोल पर लीटर सॉल्यूशन की। तो यहाँ पर आपको कंडक्टिविटी काप्पा निकालनी है, काप्पा कंडक्टिविटी। देखिए मैं आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, पहले आंसर तो बाद में भी निकल जाएगा, पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। कंडक्टिविटी फाइंड करनी है और साथ के साथ हमें क्या फाइंड करनी है? मोलर कंडक्टिविटी। सर किसकी, इसकी क्यों नहीं करनी है? इसकी इसलिए नहीं करनी है क्योंकि पूछा नहीं है। और आगे और कुछ दिया हुआ है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, मतलब आपको इसकी कंडक्टिविटी दी हुई है। कंडक्टिविटी बोले तो काप्पा, आपको इसका काप्पा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। तो आपको ये डेटा दिया हुआ है। तो अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको ये दोनों निकालना है और आपको डेटा इसका दिया हुआ है। तो बच्चों बताओ, इसका डेटा दिया है तो इसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा बताओ, ये दोनों की दोनों है क्या? तो आप कहेंगे कि दोनों की दोनों क्या है? सेम सेल है। और सेम सेल है तो सेम सेल होने की वजह से इन दोनों सेल में क्या चीज़ फिक्स होगी, क्या चीज़ कांस्टेंट होगी? तो याद कीजिए, इन दोनों सेल में एक चीज़ कांस्टेंट होगी, याद कीजिए वो कांस्टेंट क्या होगा? हमने बताया था, कभी सेल सेम है तो उनका एक चीज़ कॉमन होगी जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? सेल कांस्टेंट, जिसे हमने डिनोट किससे किया था? G स्टार से। अरे भाई कभी ये दोनों की दोनों सेम सेल हैं तो इनका कुछ तो चीज़ कांस्टेंट होगी, रेजिस्टेंस तो अलग होगा क्योंकि सॉल्यूशन चेंज हुआ तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया, ठीक है। पर क्या चीज़ सेम रहेगी? तो मैंने कहा था सेल कांस्टेंट रहेगा, सेल कांस्टेंट। अब सर सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला तो L/A होता है ना, तो इस क्वेश्चन में लेंथ की बात चल रही है ना एरिया की। तो सेल कांस्टेंट निकालने के लिए हम दूसरा डेटा यूज़ करेंगे। याद कीजिए एक फॉर्मूला और था, सर कौन सा? याद कीजिए, मैं बताता हूँ। नहीं याद आ रहा है सर तो मुझे तो याद है ना बच्चों, डर क्यों रहे हो? कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता था कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। याद कीजिए कंडक्टिविटी को हम काप्पा लिखते थे, कंडक्टेंस को हम G लिखते थे और सेल कांस्टेंट को G स्टार लिखते थे। हाँ सर पेज पलट के देखो, नहीं आया तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद कीजिए। हम कंडक्टेंस को रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस भी लिख सकते थे, हाँ या ना? हाँ सर ये याद आया। तो बच्चों देखो, हमें काप्पा दिया है इस क्वेश्चन का, देखो काप्पा दिया हुआ है कितना? 1.29, और क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रख दो। तो काप्पा जो दिया हुआ है वो कितना दिया है? 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। इसका मल्टीप्लाई किससे कर दूँ? रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस कितना होगा? 100 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 100 ओम। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? सेल कांस्टेंट। क्या निकल जाएगा बच्चों? सेल कांस्टेंट। और याद कीजिएगा, हम सारे क्वेश्चन को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो एक काम करते हैं, देखिए कभी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ सर बिल्कुल करते हैं, पर ये मीटर नहीं है, मीटर इन्वर्स है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, पर मीटर इन्वर्स उल्टा है तो हमें 100 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा।
तो 1.29 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और इसे 100 से डिवाइड करना होगा और इनटू कितना बच्चों 100 ओम, और ये जी स्टार 100 से 100 कैंसल, तो यहाँ से सेल कांस्टेंट आ गया। क्या आ गया बच्चों? सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। सर कितनी आ गई? 1.29, और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ओम ये एक ही चीज़ है, या फिर इसकी यूनिट एक सेंटीमीटर भी होती है, सिर्फ सेंटीमीटर इनवर्स भी होती है। क्या होती है बच्चों? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और ये वाली यूनिट लिखते हो तो भी सही है, दोनों यूनिट लिख सकते हैं। तो आप दोनों जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, या तो ये वाली यूनिट लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ओम। सर क्यों? क्योंकि भैया ओम और साइमन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, साइमन को ही तो मोम कहते हैं, तो आप इसे लिखे मत, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। आ गया बच्चों? अब बच्चों आपसे कोई बोले कि सर समझ नहीं आया, देखिए क्या इन दोनों सेल की क्या खासियत है। इन दोनों सेल की ये खासियत है कि दोनों सेल का सेम सेल है, और सेम सेल है तो सेम सेल में कुछ चीज़ तो कांस्टेंट होगी। वो कांस्टेंट क्या होगा? सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला माना कि L/A होता है। क्या होता है बच्चों? L/A। पर यहाँ पर ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठता है, फिट नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठ रहा है फिट? क्योंकि न तो यहाँ पर सेल की लेंथ की बात चल रही है, न तो एरिया की बात चल रही है। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला था, याद कीजिए, ये वाला फॉर्मूला था, कप्पा इक्वल्स G × G स्टार वाला। तो हमने इस डेटा का यूज़ करके इन दोनों डेटा का क्या किया बच्चों? यूज़ किया, और यूज़ कर हमने क्या निकाल लिया? सेल कांस्टेंट निकाल लिया। अब सेल कांस्टेंट इस सेल का और इस सेल का सेल कांस्टेंट क्या होगा? सेम ही होगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं फिर से फॉर्मूला लगा रहे हैं। सर कौन सा लगा दे? ये वाला लगा दे। बोलो फॉर्मूला क्या होता है? कप्पा इक्वल्स टू रेजिस्टेंस 1/R × G स्टार। हाँ है ना बच्चों? तो हमें यहाँ से काप्पा मिल जाएगा। काप्पा और रेजिस्टेंस कौन सा यूज़ करेंगे अब हम? 520 वाला। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इस 520, और जी स्टार कौन सा यूज़ करेंगे? तो 1.29। सही है। तो काप्पा कितना आ जाएगा? मेरे पास डेटा पहले से ही लिखा हुआ है, तो ये 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स है, और ये 520 क्या है बच्चों? ओम है। ठीक है, ओम, और ओम का रेसिप्रोकल साइमन होता है। तो ये टोटल आंसर जो आएगा वो आएगा 0.248। नहीं, एक मिनट रुकिएगा बच्चों, इसे आपको सॉल्व करके देखना होगा। तो ये आंसर मेरे पास जो लिखा हुआ है वो लिखा है 0.248 डिवाइड बाय 100 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर कहें कि 2.48 × 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये काप्पा निकल गया। काप्पा क्या होता है? काप्पा ही तो क्या था? कंडक्टिविटी। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया? कंडक्टिविटी मिल गई। अब कंडक्टिविटी मिल गई तो अब आप मोलर कंडक्टिविटी भी निकाल सकते हैं। तो मैं इस जगह को रफ कर देता हूँ। इस जगह को रफ करने के लिए कपड़ा ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ रहिएगा। चलो, तो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। सर क्या समझ में आना था? देखिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में सेम सेल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? सेम सेल की बात चल रही है। अब सेम सेल का कुछ तो कांस्टेंट होगा। क्या कांस्टेंट होगा? उसका सेम सेल का कांस्टेंट होगा क्या? सेल कांस्टेंट। तो हमने इस डेटा का यूज़ करके सेल कांस्टेंट निकाल लिया, और इसका सेल कांस्टेंट और इस सेल का सेल कांस्टेंट तो सेम ही होगा, क्योंकि सेम सेल है। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला फिर से लगा दिया। ये क्या है बच्चों? सेल कांस्टेंट है ना बच्चों? ये क्या है? सेल कांस्टेंट है। और ये क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है। तो ये फॉर्मूला हमने लगा दिया सर, पर इसमें डेटा कौन सा यूज़ किया? ये वाला डेटा यूज़ किया। अब हमने कंडक्टिविटी निकाल लिया। अब हम किसकी बात करते हैं? मोलर कंडक्टिविटी की। सर मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? याद कीजिए, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला मैं थोड़ा सा फिर से बताता हूँ। याद कीजिए, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? कंडक्टिविटी अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन में हमने कौन सी टर्म यूज़ की थी? मोलारिटी। अब आप कभी ध्यान से देखें तो आपको कंडक्टिविटी भी दी हुई है। किस में दी हुई है?
2.48 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे। और आपको मोलारिटी भी दी हुई है, कितनी दी हुई है 0.02 मोल पर लीटर। ये गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर लीटर में दी हुई है, हमें लीटर नहीं चाहिए क्योंकि ये लीटर जो होती है माना एसआई यूनिट होती है, पर हमें यहाँ पर चाहिए सेंटीमीटर में। तो मोल पर लीटर को चेंज करते हैं सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मैं इसे चेंज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं चेंज करने जा रहा हूँ, देखिएगा तो ये कितना है 0.02 मोल पर लीटर है। हाँ है ना बच्चों, मोल पर लीटर। देखिएगा थोड़ा सा लंबा कर दूंगा मैं इसे, पर समझ में अच्छे से आएगा बच्चों। मोल पर लीटर, और लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। हाँ है ना, तो मैं यहाँ पर देखिए वही करने जा रहा हूँ। कंडक्टिविटी तो कितनी आ गई, कंडक्टिविटी आ गई 2.48 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ है ना बच्चों। और मोलारिटी कितनी है, देखिए मोलारिटी कितनी है, मोलारिटी है 0.02 मोल डिवाइड बाय 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ है ना बच्चों। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखिएगा तो 2.48 इंटू 10⁻³ ये 1000 जो है सबसे ऊपर जाएगा, तो ये 1000 सबसे ऊपर चले गया, और नीचे क्या बचा 0.02 बचा। और यहाँ पर देखिए यूनिट क्या बन जाएगी, बनेगी साइमन। ये सेंटीमीटर क्यूब भी ऊपर जाएगा तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मोल भी ऊपर जाएगा तो मोल इन्वर्स हो जाएगा। सही है बच्चों, ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 से 10⁻³ कैंसिल, बस अब इसे सॉल्व ही करना बाकी है। तो ये जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1245 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी भी आपकी आ गई और बिना टेंशन की आ गई। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आपने सेम सेल का यूज़ कर इसका सेल कांस्टेंट निकाला, सेल कांस्टेंट की वैल्यू को यहाँ पे डाल के कंडक्टिविटी निकाल ली, क्योंकि कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट में रिलेशन होता है, तो आपने निकाल लिया। और निकालने के बाद कंडक्टिविटी निकालने के बाद मोलर कंडक्टिविटी निकाली। जल्दी से नोट डाउन कर लें, एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं हम। चलिए बच्चों, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और इस टॉपिक को कंप्लीट भी करते हैं। चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर एनवे सॉल्यूशन। मतलब कि ये क्या दी हुई है बच्चों, आपको मोलारिटी दी हुई है, तो ये आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है जिसे हम मोलारिटी कहते हैं। तो मोलारिटी कितना दिया हुआ है 0.05 मोल पर लीटर। और मैंने आपसे कहा था हमें लीटर की ज़रूरत नहीं है इस पूरे टॉपिक में, तो हम मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर, लीटर नीचे लिखा हुआ है देखिए, मोल पर लीटर को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं मोल पर लीटर। हाँ है ना, लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दे। हाँ है ना, तो बस इसे अभी फ़िलहाल ऐसा ही रखते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन आए केमिस्ट्री में आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो मोल पर लीटर को ऐसा चेंज करना मत भूलें। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ऑफ डायमीटर, मतलब ये डायमीटर क्या चीज़ है, तो आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोड की डायमीटर होती है, तो इलेक्ट्रोड की डायमीटर दी हुई है। डायामीटर कितनी है बच्चों 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाएगी उसकी, कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2 सेंटीमीटर इनवर्स। और देखिए सेंटीमीटर में होना अच्छी बात है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 0.5 सेंटीमीटर। सर डायमीटर से हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से उस इलेक्ट्रोड का क्या निकाल लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सर क्यों निकाल रहे हैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर पे बाद। तो एरिया आ जाएगा πr² से, तो पाई की वैल्यू आप रख दीजिएगा 3.14 और रेडियस की वैल्यू रखिएगा 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आंसर भी आ जाएगा, जो कि मेरे पास पहले से ही लिखा हुआ है 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, क्वेश्चन को मीटर में चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि हम पूरे टॉपिक में सेंटीमीटर की बात करते हैं। याद रखिएगा, नहीं तो मीटर में चेंज करके आप अपने लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए एरिया आ गया। अब आपको क्या क्या निकालना है,
और आपको लेंथ दी हुई है, देखिए लेंथ कितनी दी हुई है, देखिए लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर, तो लेंथ जो है वो है 50 सेंटीमीटर। फिर से कह रहा हूँ मीटर में चेंज मत कीजिएगा। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है बच्चों। तो रेजिस्टेंस जो है वो है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, ये सब कुछ दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है, तो देखिए चलो निकालते हैं। तो आपको फाइंड क्या क्या करना है, तो निकालते हैं, फाइंड करते हैं। पहला निकालना है रजिस्टिविटी, पहला निकालना है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी मतलब रो, और रो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है RA/L। याद होगा बच्चों रजिस्टिविटी का फॉर्मूला RA/L, सब तो दिया हुआ है, R दिया हुआ है कितना, तो R रख देते हैं। R है 5.55 इंटू 10⁻³ ये लिखा है। एरिया 0.785 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 0.785। और लेंथ भी दी हुई है, कहाँ दी थी, यदि 50 सेंटीमीटर, तो सभी कुछ दिया हुआ है। इसे हम जब सॉल्व करते हैं, जो कि हमें नहीं करना है, हमें पहले से ही आंसर पता है, तो 87.135 ओम सेंटीमीटर, और ये यूनिट आपको पता होनी चाहिए, ये ओम सेंटीमीटर रजिस्टिविटी की यूनिट होती है। सर नहीं पता तो निकाल लो, R की यूनिट ओम, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी सेंटीमीटर, तो ओम सेंटीमीटर। सर क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया। अब आपको क्या निकालना है, कंडक्टिविटी। तो याद कीजिए कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, याद कीजिए जब तक मैं लिख रहा हूँ। कंडक्टिविटी होता है कापा, और कापा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी। हाँ सर याद आया, इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप रजिस्टिविटी का उल्टा कर दें, रजिस्टिविटी का उल्टा कर दें तो आपको कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो हाँ 1/87.135 का उल्टा कर दे, और हमारे पास इसकी वैल्यू भी लिखी हुई है, टेंशन किस बात का। तो इसका आंसर जो है वो है 0.011.0 भी है, तो 0.01148 और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सर यूनिट याद नहीं हो रही है तो फिर से बता दूं, आप इसका जैसे ही उल्टा करोगे तो ओम का उल्टा होगा, तो ओम का रेसिप्रोकल साइमन कहलाता है, और सेंटीमीटर का रेसिप्रोकल सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर ये बात भी समझ में आ गई। अब हम थर्ड चीज़ निकालते हैं जिसके लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो फिजिक्स का ही टॉपिक है। अब पढ़ रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है वो उससे बच्चों को, तो पिछला न्यूमेरिकल भी करवाया था जिसमें मैंने कहा था याद नहीं हो रहा तो बस इतना याद कर लो, कंडक्टिविटी अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन को आप किसकी टर्म में लिखते हो, मोलारिटी की। हाँ है ना। अब बच्चों बताओ क्या आपको कंडक्टिविटी दी हुई है, हाँ सर दी हुई है 0.01148 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। क्या आपको मोलारिटी दी हुई है, हाँ सर दी हुई है मोलारिटी 0.05 मोल पर लीटर, पर आपको लीटर वाली यूनिट नहीं चाहिए, आपको तो सेंटीमीटर वाली चाहिए। तो ये वाली वैल्यू रखेंगे, याद रखिएगा ये वैल्यू मत रख दीजिएगा, ये वाली वैल्यू मत रख दीजिएगा, ये वाली रखिएगा 0.05 मोल पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जो कि आपको करना आता है, ये तो आपने सीख ही लिया होगा सॉल्व कैसे करते हैं, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों न्यूमेरिकल कंप्लीट। यूनिट के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब आप शुरू से यूनिट का ध्यान रखते हो तो यूनिट बस याद रख के डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें, कर लिया बच्चों। अब आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अब हम चैप्टर के आखिरी टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है कोलरॉश लॉ। क्या नाम है बच्चों, कोलरॉश लॉ, जो कि मोस्ट एमपी है, जिसे हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर वैसे भी बड़ा हो चुका है और आपको समझ में भी आ गया होगा। कभी आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।